गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर पवन कुमार सर, है ना। आज आपको क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बेटा आज मैं आपको थोड़ी से पहले जानकारी दे दूं कि हमारा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हमें आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं था। इससे पहले हमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिज्म भी पढ़ना था। बट 2024 में एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस कुछ चैप्टर डिलीटेड किए हैं, जिसमें से हमारा जो पहला चैप्टर अब ये रह गया है। ठीक है, आपके 12th में टोटल 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें कुछ डिलीटेड पोर्शन हटा दिए गए हैं। ये आपका सिक्वेंसली जो 12th का कोर्स है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है क्या। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई जीव या कोई प्लांट अपने जैसे सेम यंग वंस को पैदा करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या प्रूफ है। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन is a process is a process in which an organism giving rise same young ones अपने जैसे बच्चों को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन है। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट में। तो प्लांट में ऐसा क्या होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो भाई रिप्रोडक्शन में भाग जो लेता है वो है फ्लावर। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी जो डेफिनेशन है, एक साइंटिस्ट है गोइथे ने बताया कि भाई फ्लावर क्या होता है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है, जो शूट होता है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो भाई एक नॉर्मल फ्लावर में क्या क्या होता है भाई, जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ऐसा क्या होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको फ्लावर का डायग्राम शो किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि फ्लावर एक टिपिकल फ्लावर है आपके पास में। एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो मेनली जो फ्लावर होते हैं उसमें अपने 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा है एंड्रोशियम, फोर्थ है गायनोशियम। जिस फ्लावर में ये चारों पार्ट होते हैं उस फ्लावर को कंप्लीट माना जाता है। जिस फ्लावर में नहीं होते उसे इनकम्प्लीट माना जाता है। जैसे कि आपने क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट की डेफिनेशन पढ़ा होगा। जिस फ्लावर में चारों चीजें होती है, कैलिक्स होता है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गायनोशियम है, उसे आप कंप्लीट मानेंगे। जिसमें नहीं है उसे आप इनकम्प्लीट लेंगे। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो ये तो खैर बाकी किसी फ्लावर में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। जो आपको ग्रीन कलर का ये स्टेम दिख रहा है ना, जहां से फ्लावर स्टार्ट होता है, ये कहलाता है हमारा रिसेप्टिकल्स। किसी फ्लावर में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। लेकिन जनरली अब जो हम पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं वो हर फ्लावर में होना ही चाहिए। पहला है, अगर आपने किसी फ्लावर को अगर हाथ में ऐसी पकड़ के देखा होगा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हिबिस्कस का। हिबिस्कस मतलब जसवंत का फूल। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इस जसवंत के फूल में नीचे में ऐसा हरे कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है।
जिसमें कम से कम 5 या 7 इसके नंबर होते हैं। जसवंत के फूल में आपने देखा होगा। असल में ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जैसे कि आपकी स्किन पे है ये ग्रीन कलर का पार्ट, ठीक है, ये कहलाता है बेटा कैलिक्स। कैलिक्स। अब आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है सेपल, तो सेपल क्या चीज है? देखिए, जो कैलिक्स है, जैसे मैंने बताया था कि ग्रीन, जैसे जसवंत के फूल में ये कम से कम 5 से 7 के नंबर में होते हैं, तो कंबाइनली या हम एक साथ उसको कैलिक्स बोल देते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल जो हैं उसे हम सेपल वर्ड यूज करेंगे। अब थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, हम 11th के ही 2 वर्ड पे आते हैं। देखिए, सेपल से रिलेटेड 2 वर्ड होते हैं, एक होता है गेमो सेपेलस, गेमो सेपेलस, और एक वर्ड होता है पॉली सेपेलस, गेमोसेपेलस, और एक वर्ड होता है पॉलीसेपेलस। देखिए, जिस फ्लावर में ये जो सेपल्स हैं एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, यानी आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर तोड़ना भी चाहो तो, अगर एक तोड़ना चाहोगे तो दूसरा भी टूट जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। जिस फ्लावर में ये सेपल्स जुड़े हुए रहते हैं उसे हम कहते हैं गेमोसेपेलस। जिस फ्लावर में ये जो सेपल्स है होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं उसे हम पॉलीसेपेलस कहते हैं। जैसे कि जो मैंने एग्जांपल दिया आपको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हिबिस्कस जो यानी जसवंत के फूल का, तो उसमें जो कैलिक्स या जो सेपल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है कैलिक्स। ठीक है, बहुत जरूरी पार्ट है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बड कंडीशन में, बड जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो उसको ढक के रखता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड कंडीशन। जो सेकंड है उसे हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स, ये जो आपको फ्लावर में कलरफुल भाग दिखता है, जैसे कि आपको रोज में डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिख जाएंगे, यानी रेड रोज होता है, पिंक होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, जो भी आपको कलर दिखाई दे रहा है वो इस पेटल के कारण दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो पेटल्स होते हैं ये कलरफुल क्यों होते हैं, इनका कलर में होना क्यों जरूरी है? देखिए, फ्लावर जितना कलरफुल होगा उतना ज्यादा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। जब इंसेक्ट आएंगे फूलों का रस चूसने, तो उसके साथ में कुछ पॉलिन ग्रेन को भी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, यानी ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पेटल्स है ये कलरफुल भाग होते हैं। सेम जैसा सेपल्स 2 वर्ड में है गेमोसेपेलस पॉलीसेपेलस, वैसे ही जो पेटल्स है ये भी 2 वर्ड में है गेमो पेटेलस एंड पॉलीपेटेलस। गेमोपेटेलस एंड पॉलीपेटेलस, जो डेफिनेशन हम गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस में लिए थे, सेम वही डेफिनेशन हम गेमोपेटेलस और पॉलीपेटेलस के लिए यूज करेंगे। यानी जो जिस फ्लावर में जो पेटल्स हैं, पेटल्स मतलब ही सिंगल सिंगल की बात हो रही है, कंबाइनली हम तो उसको कोरोला कह दिए। जो पेटल्स यानी जितने भी पेटल्स है, जैसे कि हिबिस्कस में 5 पेटल्स होते, 5 कलर के, ठीक, मतलब रेड वाले 5 होते हैं, तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो आप उसे गेमोपेटेलस कहेंगे। या जिस फ्लावर में ये सेपरेट होते हैं, जैसे कि रोज में आप जो पेटल्स होते हैं उसको पूरे तरीके से सेपरेटली तोड़ तोड़ के अलग फेंक सकते हो, क्योंकि वो पूरे जो पेटल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ऐसे फ्लावर को हम पॉलीपेटेलस कहते हैं। ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट होल्स हैं फ्लावर के। इसके अलावा जो हमने जो स्टार्ट किया था कि भाई ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो रिप्रोडक्शन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है, एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है गायनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो गायनोशियम है वो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसा कि आपको यहाँ पे ही डायग्राम में दिख रहा है, ये येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अगर हम इसको सेपरेटली बनाने की कोशिश करें तो ये इस टाइप से एक आपको लंबा सा एक स्टॉक दिखेगा, उसमें ये राउंड सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। इसे हम क्या कहेंगे? फिलामेंट। ये जो आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है इसका नाम है एंथर। इसका नाम है एंथर। एंथर के अंदर ही मेल गैमिट होते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन के लिए 2 चीज जरूरी होती है,
एक होता है मेल गैमिट और एक होता है फीमेल गैमिट। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट। विदाउट इनमें से किसी के भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है एंड्रोशियम, असल में हम देखिए यहाँ पे तो 5 दिख रहा है, हम कंबाइनली पूरे को बोल देते हैं एंड्रोशियम। लेकिन अगर हमने वहां से एक सिंगल को उठाया है, तब हम इसे नाम देंगे स्टेमन, स्टेमन। ठीक है। ये जो लंबी से आपको स्टॉक दिख रहा है ये है फिलामेंट, ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर है इसे एंथर कहते हैं। इसी के अंदर में बहुत ही माइनट से, बहुत ही छोटे छोटे से, लगभग न आपके नेकेड आई से न दिखे इतने छोटे हो सकते हैं, ये होते हैं यहाँ पर मेल गैमेट, जिसका नाम होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये होता है पॉलन ग्रेन। इसको हम कंबाइनली बोल दिए मेल गैमेट यानी एंड्रोशियम। कंबाइनली हमने इसके जो ऑर्गन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। ये तो कंबाइनली ये है 6 स्टेमन है, 6 स्टेमन है, लेकिन कंबाइनली हमने बोल दिया एंड्रोशियम। ठीक है। आई होप कि आपको एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम के बारे में समझ में आया होगा। अब हम आते हैं जो हमारा फीमेल ऑर्गन है जिसका नाम है गायनोशियम। देखिए बेटा, बीच में आपको ये फूला हुआ भाग स्वेलन पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये स्वेलन पार्ट ही हमारा मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, वैसे तो बाकी जो है ये एसेसरी है, जैसे इसी में आपको लंबा सा एक और स्टॉक दिखेगा, है ना। जो लंबा सा स्टॉक दिख रहा है उसे हम कहते हैं स्टाइल, और ऊपर में ये आपको और फूला हुआ पार्ट दिखेगा, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पार्ट है जहां पर पॉलन ग्लैंड, जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड करता है। ठीक है, यानी जब पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होगी तो पॉलन ग्रेन आएगा, इसी स्टिग्मा पर लैंड करेगा, और वहां से होते हुए अंदर होते हुए ये ओवरी, ये जो हमारा मेन ऑर्गन है ये है ओवरी, इसके अंदर फीमेल गैमेट होता है। देखिए आपको राउंड राउंड शेप में यहाँ पे कम से कम 6 आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये जो 6 हैं ये है फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए ये है अगर मैं इसको सेपरेटली बनाने की कोशिश करूं तो इस टाइप को आपको ये दिखेगा, ये फुला हुआ से स्ट्रक्चर। देखिए ये है ओवरी, ये है ओवरी। इसके अंदर में मैंने आपको बनाया, वहां पे दिखाया था कि 6 माइनट से स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम ओव्यूल या फीमेल गैमिट कहते हैं। इसके अलावा ये लंबा सा जो स्टॉक होता है इसे हम स्टाइल कहते हैं। ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टिग्मा। देखिए बेटा, ये है आपका फीमेल गैमिट। किसी फ्लावर में बहुत सारा भी हो सकता है, किसी में सिंगल भी हो सकता है। अगर हम इसे सिंगली वर्ड यूज करें तो इसे हम पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और ये दोनों ही चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है, अब रिप्रोडक्शन में हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिए, लेकिन जो फ्लावर है उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो जो फ्लावर होता है उसमें, फ्लावर हो या एनिमल हो, उसमें जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है ना, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, भाई सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हम देख लेते हैं क्योंकि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अभी हम आ रहे हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि मेल गैमिट फ्यूज होता है, फ्यूज विथ फीमेल गैमिट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ में फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये प्री फर्टिलाइजेशन क्या है? देखिए
फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इंसानों का या दूसरे एनिमल्स का, क्योंकि इंसानों का या एनिमल्स के एग्जाम्पल से आप बेटर समझेंगे। जैसे कि हम लोग जो हैं हम लोगों में रिप्रोडक्शन के लिए मेल जो हो यानी स्पर्म है, मेल गैमेट का नाम स्पर्म है, फीमेल गैमेट का नाम ओवम है। ये दोनों जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और कंप्लीट 9 महीने के बाद में एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो भाई मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रोसेस तो हमेशा, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, उसमें हम फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे। लेकिन मेल गैमेट यानी स्पर्म बनेगा भी तो सही। जैसे कि हम इंसानों की अगर बात करें तो ये लगभग समझ लीजिए कि 11-12 साल के जब गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं तो उनमें ये प्रोसेस चालू होती है। तो पहले गैमेट बनेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो सेम फ्लावर में गैमेट पहले बनेगा, जब बनने की जो प्रोसेस है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन में लेंगे। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का बनना, चाहे उसमें मेल गैमेट का बनना हो या फीमेल गैमेट का बनना हो, गैमेटोजेनेसिस में आएगा। दूसरा जो है इसमें वर्ड आता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ठीक है, कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कि हम पूरा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के जो पहले जो इवेंट हो रहा है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। और जब जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा तो भाई जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो इसमें तो सीड भी बनेगा, फ्रूट बनेगा। ये सब के जो बनने की जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद हो रही है, इसलिए हम इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या बनेगा इसमें भाई? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सीड बनेगा, ठीक है, फ्रूट बनेगा। ये सब चीजों की स्टडी करना है, आपके सब एनसीईआरटी में है ये सब तीनों वर्ड, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट, ये तीनों के बारे में हमको सीक्वेंशियली पढ़ना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने की जो पहले की जो प्रोसेस है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन में लेंगे। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद सीड बनेगा, फिर फ्रूट बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों स्टेजेस समझ में आया हो कि हमको इस सीक्वेंसली चलना है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो भाई पहला जो हमारी प्रोसेस है प्री फर्टिलाइजेशन में वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब भाई दो गैमेट होते हैं, दो टाइप के गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। तो मेल गैमेट का बनना इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अब हम सीक्वेंशियली चल रहे हैं, पहले माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई मेल से चालू करते हैं। ये है इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेडिंग डाल देंगे स्टेमन या माइक्रोस्पोरेंजिया, जो आपके एनसीईआरटी में हेडिंग है माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन ग्रेन, ये तीनों के बारे में हमको पढ़ना है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेमन जिसके बारे में हमको पढ़ना है। स्टेमन के अंदर ही मेल गैमेट होगा। ये है एंथर, एंथर के अंदर में होते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक, अगर आप इस एंथर को देखें तो ये असल में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी दो लोब में बटा हुआ होता है। अगर आप इसको ब्लेड से काट के देखें तो भाई ये आपको इस टाइप से दिखाई देगा, ऐसे चार पार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक, यानी एक लोब के अंदर में दो सेक पाए जाते हैं, यानी दो चेंबर होते हैं, दूसरे लोब के अंदर में दो चेंबर होते हैं, यानी ऐसे इसमें 4 सेक
पाए जाते हैं, यानी 4 चेंबर होता है। इस जो 4 चेंबर है इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम, चलिए माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जहां पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपको मैं डायग्राम दिखाना चाहूं तो देखिए, ये आपके पास में डायग्राम रखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ये है आपका जो मैंने आपको अभी बताया कि एंथर को अगर हम काटे तो 4 लोब में दिखेगा, आपको दिख भी रहा होगा 4 पार्ट, ठीक है। एक से एक ये है, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, इसमें ये चारों जो है माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम के हम स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो भाई क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे बाहर की तरफ एक आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि सिंपल पेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, सिंगल सेल की लेयर होती है। दूसरी जो है ये भी सिंगल सेल की लेयर होती है, सेकेंड लेयर जिसका नाम होता है एंडोथीशियम, ठीक है। इसके बाद एक से 2 लेयर की बनी हुई जो तीसरी लेयर होती है जिसका नाम यहां पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो तीसरी लेयर होती है इसका नाम होता है मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर। यहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस है, सेकेंड जो है एंडोथीशियम है, बाकी जो 2 है इसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। इसके बाद ये जो तीनों लेयर है बेटा, ये जो तीनों लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा यहां पर आपको राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है चौथी लेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है जिसका नाम होता है टेपेटम। ये करती क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो भाई माइक्रोस्पोर का जब बनेगा तो उसको नरिशमेंट चाहिए, तो नरिशमेंट देने का काम टेपेटम करेगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, देखिए ये जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल को इंडिकेट किया हूँ, ये स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती है, अगर हम पूरे टिश्यू की हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी सेल्स है तो इनसे मिलकर टिश्यू बना है, बहुत पूरे टिश्यू की हम बात करें तो इन टिश्यू का नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। और उसमें अगर हम सिंगल सेल की हम बात करें तब हम उसे नाम देते हैं एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हम चालू कर रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ये है एक सिंपल सी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये होती है 2n, यानी ये डिप्लॉयड कंडीशन में है। डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब है, आप लोगों ने 11th में क्लियरली पढ़ा होगा, डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब होता है कि ये जो सेल है इसमें जो क्रोमोसोम है वो पेयर में, फॉर एग्जांपल मैं अपने बॉडी का ले लूँ तो मेरे एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो 23 पेयर में हो, ठीक है, यानी 2-2 का एक पेयर होता है तो 23 पेयर होते हैं। तो ये जो 2n का मतलब है ये भी पेयर में है, ठीक है। इनमें सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, जो मियोसिस डिवीजन होता है आप लोग को पता होगा कि रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब इसमें होता है क्रोमोसोम आधा। मियोसिस में एक सेल से बनती है 4 सेल जिसमें कि क्रोमोसोम आधे रहते हैं। तो सबसे पहले जो ये एमएमसी है ये एक से बना लेती है 2 सेल जिसमें कि क्रोमोसोम हो जाते हैं आधे, और ये 2 सेल होती है तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं डायट, डायट, ठीक है। अब ये 2 सेल्स में अब फिर आगे मियोसिस होगा सेकेंड, मियोसिस सेकेंड जिसमें 2 से बन जाएंगी 4 सेल, ऐसे भी ले सकते हैं 4 सेल। अभी 4 सेल का जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं टेट्राड, 4 सेल का जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं टेट्राड। अब ये जो चारों सेल है ये हो जाती है मैच्योर होने पर सेपरेट, ठीक है, ये हो जाएंगी सेपरेट और बना लेंगी 4 माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, यही माइक्रोस्पोर आगे चलकर फॉर्मेशन करेंगी पॉलन ग्रेन का। अब ये कैसे फॉर्मेशन करेंगी, तो हम यहां से एक सेल ले लेते हैं सिंगल वाली, ठीक है। ये जो एक सेल है इसका जो न्यूक्लियस है ये आ जाता है सेंटर में, सेंटर से नीचे की तरफ, सेंटर से कहा जाता है नीचे की तरफ। अब इसमें बीच में बनता है बड़ा सा वैक्यूल, ठीक है,
और ये जो एक न्यूक्लियस है ये बना लेता है 1 से 2 न्यूक्लियस, ठीक है, 1 से बना लेगा 2 न्यूक्लियस। इसके बाद में ये जो न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, यानी 1 से ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। वैक्यूल तो बना हुआ है बेटा दोनों में, ठीक है, वैक्यूल तो बना हुआ है, ठीक। ये अगर क्लियर ना दिखे तो फिर से बना देते हैं। देखिए ये समझ लीजिए कि 2 न्यूक्लियस यानी 2 सेल में डिवाइड हो गया, जिसमें से एक सेल जो होती है एक सेल जो होती है इसमें से वेजिटेटिव सेल होती है और एक सेल जो होती है जनरेटिव सेल होती है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल और एक सेल होती है जनरेटिव सेल, ठीक। अब इसके बाहर इसमें अब क्या होगा, बाहर अगर हम आगे बढ़ें तो अगर इसी सेल में हम देखें तब इसके बाहर लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये इस टाइप से। ये बाहर ये बन गया 2 सेल है, ठीक है, एक बाहर एक वेजिटेटिव है एक जनरेटिव है। ये बाहर की जो लेयर होती है ये कहलाती है एक्साइन, ठीक है। जो एक्साइन होता है दुनिया का सबसे पावरफुल रेजिस्टेंट केमिकल, जिसका नाम होता है स्पोरोलिन या लेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। दूसरी जो लेयर होती है इंटाइन होती है, जो कि सेल्यूलोज और पैक्टीन से बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टीन से बनी होती है। इसके बाहर एक इसके अंदर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पाई जाती है। इसके अंदर में ये दोनों बाहर की लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि ये देखिए 4 माइक्रोस्पोर है, 4 माइक्रोस्पोर में से मैंने सिंगल को लिया। ये जो न्यूक्लियस है नीचे में आ जाएगा, एक बीच में बड़ा सा फूड वैक्यूल बनेगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, फिर इससे 2 सेल बनेंगी, फूड वैक्यूल बचा हुआ रहता है। अब यहाँ पे तो क्या थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होता, इसलिए वजह से मैंने फूड वैक्यूल रफ कर दिया था, ठीक है। दोनों में फूड वैक्यूल पाए जाते हैं, उसमें से एक सेल वेजिटेटिव सेल है एक जनरेटिव सेल है। और यह है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे बाहर की लेयर होती है एक्साइन, दूसरी लेयर होती है इंटाइन, अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। और यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने एक जगह पर एक्साइन बनाया नहीं हूँ, क्योंकि पॉलन ग्रेन में मैंने पहले ही बताया कि जो एक्साइन है ये दुनिया के सबसे खतरनाक रेजिस्टेंट है। अगर आप इसको हाई टेम्परेचर में रख दो, हाई प्रेशर या हाई एसिड वाले में केमिकल में रख दो, या हाई एल्काली जो अपना केमिकल होता है उसमें अगर हम रख दें तो फिर भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता अंदर का मटेरियल। कारण ये है कि ये जो बाहर का एक्साइन होता है बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस है। फिर भी अब जब रेजिस्टेंट है तो भाई पॉलिनेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर कुछ गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर वो एरिया है जहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक एमएमसी से पॉलन ग्रेन कैसे बना, इस बनने की जो प्रोसेस है, यानी एक एमएमसी से पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन तक की जो प्रोसेस है, इसे ही हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोजिनेसिस, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पिस्टिल मेगा स्पोर या इसे ही हम कहते हैं ओव्यूल, और यह है एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो भाई मेगा स्पोर जेनेसिस की प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेरे पास में मेगा स्पोर का डायग्राम रखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ये है मेगा स्पोर
ठीक, यानी मेगा स्पोर का मतलब है मेगा स्पोर या ओव्यूल, मेगा स्पोर या ओव्यूल। देखिए, एक टिपिकल ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको लंबा सा एक स्टॉक दिखेगा, ये लंबा सा जो स्टॉक है ये कहलाता है फ्यूनिकल। ये वो फ्यूनिकल है जहां पर ओवरी के अंदर में ये ओव्यूल इसी की मदद से चिपका हुआ रहता है। कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा ऑफ एंड ओवरी, ठीक है, कनेक्शन ओव्यूल और जो अपना ओवरी है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसे हम फ्यूनिकल से जोड़ेंगे। दूसरा होता है हाइलम, ये है हाइलम वाला एरिया। हाइलम वो पार्ट है जहां से अपना अब मेगा स्पोर चालू हो रहा है, यानी न्यूसिलस का एरिया चालू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक रेफे वर्ड लिखा हुआ है। रेफे क्या होता है, ये इसका बाहर का इंटीग्यूमेंट है। ठीक है, ये बाहर वाला जो पोर्शन है इसे हम रेफे कहते हैं। ठीक, अब ये आपको पूरा ग्रीन सा पोर्शन दिख रहा होगा, ये पूरा ग्रीन सा जो पोर्शन है ये कहलाता है हमारा इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट, देखिए क्या होगा आगे की जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद में, ये ओव्यूल बनाएगा सीड। सीड के बाहर देखिए ये आपको इंटेग्यूमेंट दिख रहा है, जब सीड के बाहर छिलके होते हैं, जो कवर होता है, ये कवर का फॉर्मेशन ये इसी इंटेग्यूमेंट के द्वारा किया जाता है। ये जो इंटेग्यूमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट होता है और एक इनर इंटेग्यूमेंट होता है। इनर इंटेग्यूमेंट होता है, ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। इसके बाहर अगर हम इस पूरे पोर्शन में देखें तो आपको बहुत सारी सेल्स दिख रही होगी। ये जो पूरा सेल्स वाला जो एरिया है ये कहलाता है हमारा न्यूसिलस। ठीक है, ये बहुत सारा जो एरिया है ये कहलाता है न्यूसिलस। न्यूसिलस में बहुत सारे कोलेनकाइमेटस और स्क्लेनकाइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। अब इस न्यूसिलस के अंदर में ये आपको ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यही है हमारा एम्ब्रियो सेक। इसी के अंदर में होता है फीमेल गैमेट। ठीक, इस न्यूसिलस में दो भाग हैं। एक ऊपर वाला जो भाग है ये हम कहते हैं चेलेजल एंड, ये कहलाता है चेलेजल एंड। और जहां पे ओपन एरिया दिख रहा है इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड वही एंड है जो जहां से पॉलन ट्यूब, अभी जो मैंने पॉलन ग्रेन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पॉलन ट्यूब एंटर होता है और उसके जो मेल गैमिट है इसी पॉलन ट्यूब की मदद से इस एम्ब्रियो सेक के अंदर में एंटर होंगे। ये है एक एम्ब्रियो सेक का इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एमपी बोर्ड वालों को तो स्पेशली। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है, डिस्क्राइब द ओव्यूल या मेगा स्पोर के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी मींस सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो अब ये बनता कैसे हैं इसके बारे में हम देखते हैं। मेरे पास में इसका भी डायग्राम रखा हुआ है, मैं आपको डायग्राम से शो कर देता हूं। अगर आपको समझ में ना आया तो भाई सबसे पहले तो मैं इसको ये डायग्राम है पूरे बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बनता कैसे है इस तरीके से बता दे रहा हूं। देखिए, ये एमएमसी नाम सुना हुआ लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था एमएमसी, बट यहां इस एमएमसी का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। और अगर माइक्रोस्पोर बना रहे हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके बाहर न्यूसिलस पाया जाता है। ये बनने की जो प्रोसेस है शुरुआत की, ये बाहर न्यूसिलस है। ठीक, ये जो एमएमसी है ये भी मियोसिस फर्स्ट के द्वारा बना लेगी दो सेल, एन कंडीशन टू एन कंडीशन। अब ये जो है डायड कहलाएगा, इसके बाद में ये बन जाएगा 4 सेल में, यानी टेट्राड एन। ठीक है, ये 4 मेगा स्पोर सेल बनी। ज्यादातर जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें 3 जो सेल है वो हो जाती है डिजनरेट और बचता सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। 3 जो होती है वो हो जाती है डिजनरेट। और हमने अभी जब माइक्रोस्पोर बनाया था, डिजनरेट माइक्रोस्पोर बनाया था, तो माइक्रोस्पोर में चारों सेल आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाती है। लेकिन मेगा स्पोर में थोड़ा सा है उल्टा, कि जो 3 सेल है वो हो जाती है डिजनरेट और बचता है सिर्फ एक सेल।
ठीक है। अब इस सेल का जो एक न्यूक्लियस है, ये सबसे पहले बना लेता है दो न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर एक एंड पे चला जाएगा और एक चेलेजल एंड पे चला जाएगा। ठीक है, दो न्यूक्लियस बना लेता है। इसके बाद ये जो दो न्यूक्लियस है ये आगे चल के और डबल कर लेंगे, दो से हो जाएंगे चार, इसके बाद चार से हो जाते हैं ये आठ, आठ न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसके बाद जो तीन, इसमें से जो तीन न्यूक्लियस है वो चेलेजा एंड पे और तीन जो हैं वो माइक्रोपेलर एंड पे अरेंज हो जाते हैं, इनके बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आठ न्यूक्लियस में से तीन जो हैं एंटीपोडल एंड पे चले गए और तीन अपने माइक्रोपाइलर एंड पे चले गए। ठीक है, मींस चलेजा एंड पे चले गए, अपना चलेजा ऊपर में ले लेते हैं हम, नीचे में हम माइक्रोपाइलर ले लेते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइलर, तो तीन चलेजा एंड पे चले गए, तीन माइक्रोपाइलर एंड पे चले गए। जो तीन माइक्रोपाइलर एंड पे आए हैं उनमें से दो जो हैं ये सपोर्टिव हैं, इसे हम कहते हैं सिनर्जिट, इसे हम कहते हैं सिनर्जिट। उसमें से एक सेल जो है ये होती है हमारी फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम होता है एग एपरेटस, एग एपरेटस। और तीन ऊपर की जो दो तीन सेल हैं उसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब बाकी बच गया बीच में दो, देखिए आठ थे तो जिसमें से तीन नीचे चले गए, तीन ऊपर चले गए, बच गए दो, दो आ जाते हैं सेंटर में, दोनों आ जाते हैं सेंटर में और दोनों मिलके बना लेते हैं एक एक सेल। यानी एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो में देखे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि एक टिपिकल एम्ब्रियो से के स्ट्रक्चर में देखे तो टोटल कितनी सेल होती है, 7 सेल होती है, 7 सेल होती है। और न्यूक्लियस की बात करें तो टोटल कितने न्यूक्लियस होंगे, देखिए टोटल न्यूक्लियस कितने थे, 8 थे, तीन ऊपर तीन नीचे और दो बीच में। ठीक है, अगर सेल की हम बात करें तो तीन ने तो अपना अपना तीन बना लिए, तीनों न्यूक्लियस ने तीन अपना सेल, ये तीन न्यूक्लियस ने तीन अपना सेल, और ये दोनों मिलके एक अपना सेल बना लेती है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अगर सेपरेटली बोला जाए तो पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो एग है ये एक मेल गैमेट के साथ में मिलके जाइगोट बनाएगी, और जो ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये एक दूसरे मेल गैमेट के साथ मिल करके बना लेती है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंडोस्पर्म मींस उसको नरिशमेंट देने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आपका इस तरीके से आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ये आपका डायग्राम है, उसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो अभी आपको मैंने प्रोसेस समझाया उसी के बारे में है। देखिए सिंगल एमएमसी एक से बना, भाई सबसे पहले तो 4 सेल बन जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ बताया, पहले तो हमने 2 बनाए थे, 2 से 4 हो गए, जिसमें से 3 हो गए डिजनरेट। अब इसके अंदर बचेगा सिर्फ एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से बन गए 2 न्यूक्लियस, 2 से बन गए 4, 4 से बन गए, देखिए टोटल 8 हो गए, जिसमें से 3 अपने एक साइड में अटैच हो गए, 3 एंटीपोडल साइड में अटैच हो गए, एंटीपोडल सेल कहलाते हैं, चेलेजा एंड में हो गए। और ये 3 अपने 2 सिनर्जिड आ गए, एक अपना फीमेल गैमेटोफाइट यानी एक एपरेटस आ गया, और जो 2 हैं ये मिलके बना लेते हैं एक न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इस तरीके से फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही चीजें समझ में आई होगी, मेल गैमेट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो ये था हमारी प्री फर्टिलाइजेशन, जो कि अगर मैंने आपको याद होगा, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो भाई मेल गैमेट का फॉर्मेशन हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, और फीमेल गैमेट में हम लोगों ने मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यानी ओव्यूल स्ट्रक्चर, पिस्टिल का स्ट्रक्चर, इनके बारे में डिटेल में हमने देख चुके हैं। अब जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन की जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब भाई पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन is the process, it is the process
in which pollen grain transfer to the स्टिग्मा ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो भाई एक फ्लावर में कितने टाइप के पॉलिनेशन हो सकते हैं? जनरली आप लोगों ने जो 10th तक पढ़ा था, दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम उसी के बेस पर, जो 10th का बेस था आपके, उसी के बेस पे हम पढ़ते हैं सेल पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक प्लांट है, उसका एक मेल गैमेट उसी प्लांट के किसी दूसरा या सेम फ्लावर के फीमेल गैमेट के साथ में अगर फ्यूज हो रहा है तो उसे हम सेल पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोगेमी, और दूसरा होता है हमारा जिटेनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। ये इधर हमारा है जीनोगेमी, अब देखिए क्या है, अगर ये एक प्लांट है, इस प्लांट में ये दो फ्लावर हैं, इसका मेल और ये फीमेल, अगर इस फ्लावर का मेल इसी फ्लावर के फीमेल के साथ अगर मिलेगा, इस फ्लावर का मेल इसी फ्लावर के अगर फीमेल के साथ अगर फ्यूज होता है तो उसे आप ऑटोगेमी कहेंगे। ठीक है, अगर इस फ्लावर का मेल गैमेट इसी प्लांट के किसी दूसरे, फॉर एग्जांपल इसका मेल गैमेट इस के फीमेल गैमेट के साथ अगर मिलता है, प्लांट एक ही है, लेकिन पहली वाली कंडीशन में फ्लावर सेम था, लेकिन यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है, लेकिन बट प्लांट सेम है। ठीक है, तो अगर सेम फ्लावर है तो ऑटोगेमी, बट यहां पर क्या है, डिफरेंट फ्लावर है, बट क्या है, सेम प्लांट है, तो इस टाइप का जो है फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन, ये कहलाएगा जिटेनोगेमी में। ठीक, अब है जीनोगेमी का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी एक प्लांट का जो मेल गैमेट है वो किसी दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ अगर फ्यूज होता है तो उसे हम जीनोगेमी में लेंगे। तो देखिए जीनोगेमी के और भी टाइप्स आपके एनसीईआरटी में है। ठीक, एक होता है एनीमोफिली, एक होता है हाइड्रोफिली, तीसरा है जूफिली। ठीक है, एनीमोफिली क्या होता है, अगर एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है किसी दूसरे प्लांट के पास बाय एयर अगर उड़कर जा रहा है हवा की मदद से, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम एनीमोफिली कहेंगे। अब ऐसा किस में पॉसिबल हो सकता है? देखिए जो ग्रासेस फैमिली, जो घास के जो परिवार है, अब आप उनके फूल को अगर कभी नोटिस करें तो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, तो भाई इंसेक्ट तो उनको लेके नहीं जाएगा उनके पास। अब भाई पॉलिनेशन करने का कौन सा तरीका है, तो इनके पास में क्या होता है, सिर्फ बाय एयर ही होता है। इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं बहुत हल्के होते हैं। पहली चीज तो भाई इनके जो फ्लावर होते हैं अट्रैक्टिव नहीं होते, ठीक है। दूसरा जो इनका पॉलन ग्रेन होता है ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है, ठीक है, जिसके वजह से ये एनिमोफिली पॉसिबल होता है। दूसरा होता है हाइड्रोफिली मतलब भाई बाय वाटर। अब भाई जो पानी में रहने वाले जो प्लांट है उनमें किस तरीका पॉलिनेशन होगा, जनरली पॉसिबल है उनमें पानी के जरिए होगा। फॉर एग्जांपल
लोटस का जो प्लांट होता है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि उसका जो पॉलन ग्रेन है कि कोई कीड़े लेके जाए, हो सकता है कि कीड़े भी लेके जाए, बट इनमें ज़्यादातर जो होंगे जैसे कि वेलिसनेरिया ले लीजिए, वेलिसनेरिया अच्छा भी नहीं दिखता, मतलब कितना ब्यूटीफुल भी नहीं है। वेलिसनेरिया जो प्लांट होता है या अपना जो जलकुंभी होता है, इसके प्लांट इतने अट्रैक्टिव नहीं है। इनके पास में ऑप्शन क्या है कि इनका जो पॉलन ग्रेन है पानी में चले जाए, पानी से फिर अपने दूसरे फ्लावर तक या दूसरे प्लांट तक के पहुंच जाए। इस तरीके का जो पॉलिनेशन है हाइड्रोफिली है। तीसरा होता है जूफिली। जूफिली का मतलब होता है जिसमें एनिमल मदद करते हो। एनिमल मदद करते हो तो भाई इंसेक्ट भी मदद कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हमारे बर्ड्स भी मदद कर सकते हैं, जिसे हम ऑर्निथोलॉजी या ऑर्निथोफिली वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें हम इंसेक्टोफिली वर्ड यूज कर सकते हैं। या तीसरा हमारा हो गया मेलेकोफिली। मेलेकोफिली देखिए, अगर कोई इंसेक्ट या इंसेक्ट जैसे हनी बी, ठीक है, हनी भी अगर पॉलन ग्रेन को या दूसरा जो इंसेक्ट है पॉलन ग्रेन को लेके जा रहा है तो उसे आप इंसेक्टोफिली में ले सकते हैं। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, अगर बर्ड्स लेके जा रहा है तो उसे आप ऑर्निथोफिली में ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली क्या होता है, देखिए जो स्नेल होते हैं, जो घोंगा होते हैं, ये भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अगर उनके द्वारा ये किया जा रहा है तो उसे हम मेलेकोफिली के अंतर्गत लेंगे, ठीक है। आई होप कि आज आपको मेरी क्लास में कुछ चीजें समझ में आई होगी पॉलिनेशन, और हम लोगों ने पढ़ा है गैमेटोजेनेसिस। प्री फर्टिलाइजेशन में तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमने पढ़ा क्या। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ा, इसके बाद में हमने फ्लावर जो कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ा, उसके चारों जो होल्स होते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गायनोशियम है, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है फ्लावर में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो गैमेट बनते हैं या पॉलिनेशन होता है उसके बारे में हमने आज पढ़ा, और फर्टिलाइजेशन और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, एंजॉय किए होंगे। ओके, थैंक यू बेटा।